हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं BHIC 104 ब्लॉक 1 रोमन रिपब्लिक एंड रोमन एम्पायर। आज हम इसमें ब्लॉक फर्स्ट के सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और उसी में सभी क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, क्योंकि हम इस चैप्टर को इस ब्लॉक को चैप्टर की तरह पढ़ेंगे, फिर इसी में से सभी क्वेश्चंस भी निकल आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इंट्रोडक्शन। रोमन सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक थी। इसने आज के पॉलिटिक्स, लॉ, गवर्नमेंट और आर्किटेक्चर को बहुत प्रभावित किया है। हमारे आज के सरकारी नियम और लीगल सिस्टम्स एंशिएंट रोम से ही लिए गए हैं। रोम की शुरुआत इटली के एक छोटे से शहर से हुई थी, जो बाद में एक विशाल एम्पायर बन गया। अपने पीक पर इसने यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया के बड़े हिस्सों पर राज किया। इस ब्लॉक में हम रोम के उत्थान राइज, रिपब्लिक से लेकर एम्पायर बनने तक के सफ़र, वहाँ की इकोनॉमी, रिलीजन और अंत में उसके डिक्लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ रोम। रोम शहर इटली के सेंट्रल हिस्से में बसा हुआ है। ये शहर टाइबर रिवर के किनारे स्थापित किया गया था। नदी के किनारे होने की वजह से यहाँ पर ट्रेड और खेती के लिए पानी की सुविधा आसान थी, जिसने इससे एक ताकतवर एम्पायर बनाने में मदद की। द लेजेंड ऑफ रोमुलस एंड रेमूस। अकॉर्डिंग टू अ फेमस स्टोरी, रोम की शुरुआत एक कहानी से जुड़ी है। ट्विन ब्रदर्स रोमुलस और रेमूस दोनों ट्विन भाई थे। उन्हें बचपन में ही अकेला छोड़ दिया गया था ताकि वो मर जाएं। एक भेड़िया शी वुल्फ ने उन्हें ढूंढा और उनका ध्यान रखा, उनको बड़ा किया। जब दोनों भाई बड़े हुए तो उन्होंने एक नया सिटी बनाने का फैसला किया। रोमुलस ने अपने भाई रेमूस को मार दिया और वो वहाँ के सबसे पहला राजा बना। उसने अपने ही नाम पर शहर का नाम रखा रोम। ठीक है, हालांकि ये कहानी एक लेजेंडरी मिथ है और पूरी तरह सच नहीं है। हिस्टोरियंस का मानना है कि रोम को असल में लैटिन स्पीकिंग ट्राइब्स ने मिलकर बसाया था। ये लोग टाइबर नदी के पास आकर बसे थे, जिससे धीरे धीरे रोम शहर बना। ठीक है, वाई रोम बिकेम पावरफुल। गुड लोकेशन। रोम की लोकेशन बहुत बढ़िया थी क्योंकि ये रिवर्स और फर्टाइल लैंड के पास बसा हुआ था। फर्टाइल सॉइल, यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, जिसकी वजह से फार्मर्स आसानी से फसलें उगा सकते थे। इससे खाने पीने की कोई कमी नहीं हुई। इजी ट्रेड। मेडिटेरियन सी से पास होने की वजह से रोम के लोग दूसरे देशों और रीजन्स के साथ आसानी से ट्रेड कर सकते थे। इससे उनका बिजनेस और पैसा बढ़ा। नेचुरल प्रोटेक्शन। रोम के आसपास माउंटेन्स और रिवर्स थी। ये चीज़ें एक नेचुरल दीवार का काम करती थी, जो शहर को एनिमीज़ के हमले से बचाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है रोमन मोनार्की। अपने शुरुआती सालों में रोम पर किंग्स का शासन था। इस पूरे टाइम पीरियड को मोनार्की कहा जाता है। रोमन ट्रेडिशन और पुरानी कहानियों के मुताबिक रोम पर टोटल 7 किंग्स ने राज किया था। फंक्शंस ऑफ द किंग। राजा के पास सारी पावर्स होती थी और उनके मेन काम ये थे लेड द आर्मी। वो रोम की आर्मी का लीडर होता था और वॉर्स में उन्हें लीड करता था। मेड लॉज। देश के सारे लॉज और नियम वही बनाता था। परफॉर्म्ड रिलीजियस ड्यूटीज़। वो धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ का भी प्रधान होता था। मेंटेन्ड पीस एंड ऑर्डर। शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी थी। ठीक है, द एंड ऑफ मोनार्की। द लास्ट किंग कौन थे? रोम का सबसे आखिरी राजा था तार्क्विन द प्राउड।
लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो बहुत हार्शली राज करता था। वो एक घमंडी और बुरा राजा था। उसके बुरे शासन से परेशान होकर 509 BC में रोम के लोगों ने उसे ओवरथ्रो कर दिया। उसके बाद उन्होंने मोनार्की को ख़त्म करके एक रिपब्लिक की स्थापना की जहाँ कोई एक राजा नहीं होता था। ठीक है, रोमन रिपब्लिक। रिपब्लिक एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ कोई एक राजा नहीं होता। इसमें लोग अपने लीडर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देकर चुनते हैं ताकि वो देश चला सके। रोमन रिपब्लिक के शासन काफ़ी लंबा चला, लगभग 500 ईयर्स मतलब 500 ईयर्स तक ये सिस्टम चलता रहा। हालांकि आम जनता मतलब ऑर्डिनरी सिटीजन्स के पास भी कुछ राइट्स थे, लेकिन असल में जो अमीर परिवार थे उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पावर थी। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द रोमन रिपब्लिक। रिपब्लिक को चलाने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाई गई थी। उनमें से सबसे पहली है सेनेट। सेनेट पूरे रोमन रिपब्लिक की सबसे ज़्यादा पावरफुल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल बॉडी थी। सारे बड़े फैसले यहीं लिए जाते थे। मेंबर्स। सेनेट के अंदर जो 2 तरह के लोग शामिल होते थे। रोम के सबसे अमीर और ऊंचे खानदान के लोग मतलब वेल्दी नोबल्स। एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस, वो लोग जिन्हें राजनीति का बहुत लंबा एक्सपीरियंस होता था। फंक्शन। एडवाइज्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एडवाइस और सलाह देते थे। कंट्रोल्ड फाइनेंसेस, देश के सारा पैसा और फाइनेंसेस उन्हीं के कंट्रोल में था। डिस्कस्ड फॉरेन पॉलिसी, दूसरे देशों के साथ कैसे रिश्ते रखने हैं इस पर भी चर्चा और फैसले करते थे। इन्फ्लुएंस्ड इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, हालांकि ऑफिशियल्स ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी, लेकिन असल में इसके पास बहुत ज़्यादा ताकत थी और ये सारे बड़े डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती थी। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्सल्स। हर साल पूरे देश को चलाने के लिए 2 कॉन्सल्स को इलेक्ट किया जाता था। 2 कॉन्सल्स इसलिए रखे जाते थे ताकि कोई एक अकेला इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल ना बने। ठीक है, जैसे पहले राजाओं के टाइम पर होता था। ड्यूटीज़, इन दोनों कॉन्सल्स के पास देश चलाने की बड़ी जिम्मेदारियां थीं। लेड द आर्मी, वो रोम की सेना के मेन कमांडर्स होते थे और युद्ध में सेना को लीड करते थे। मैनेज गवर्नमेंट अफेयर्स, सरकारी कामकाज और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना उन्हीं का काम होता था। इम्प्लीमेंट लॉस, सेनेट को जो कानून बनाती थी उन्हें पूरे देश में लागू करवाना इनकी ड्यूटी होती थी। प्रिसाइड ओवर मीटिंग्स, गवर्नमेंट और असेंबलीज की मीटिंग्स को वही लीड और चेयर करते थे। ठीक है, पॉपुलर असेंबलीज। सिटीजन पार्टिसिपेशन, इसमें रोम के ऑर्डिनरी सिटीजन्स हिस्सा लेते थे। डेमोक्रेटिक रोल, ये असेंबलीज आम जनता को गवर्नमेंट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल और आवाज़ देती थी। फंक्शंस, इलेक्ट ऑफिशियल्स, देश के सरकारी ऑफिशियल्स और लीडर्स को चुनने के लिए वोटिंग यही होती थी। वोट ऑन लॉज, सेनेट या कॉन्सल्स जो कानून प्रस्ताव करते थे उन पर हाँ या ना में वोट देना इनका काम था। डिस्कस पब्लिक मैटर्स, समाज और जनता से जुड़े ज़रूरी मुद्दों पर यहाँ चर्चा डिस्कशन होती थी। ठीक है, नेक्स्ट है मैजिस्ट्रेट्स। मैजिस्ट्रेट्स रोम के इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभालते थे। ठीक है, प्रेटर्स, मैजिस्ट्रेट्स के अंदर जो एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट होती थी जिससे प्रेटर्स कहते हैं थे। लीगल मैटर्स, इनका मेन काम कोर्ट्स को चलाना और कानूनी मामलों को मैनेज करना होता था। ये आज के ज़माने के जजेस की तरह काम करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेस्टर्स, इनका मेन काम रोम के फाइनेंशियल अफेयर्स को मैनेज करना था। ये देश के खजाने, टैक्स कलेक्शन और अकाउंट्स का हिसाब किताब रखते थे। फिर आ गया सेंसर्स, ये लोग पॉपुलेशन सर्वेज करवाते लेजिस्लेटिव ताकि पता चल सके कि रोम में कितने लोग रहते हैं और किसकी कितनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके साथ ही ये आम जनता के
पब्लिक बिहेवियर और मोरालिटी पर भी नज़र रखते थे ताकि लोग नियम ना तोड़ें। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ रोमन सोसाइटी। रोमन सोसाइटी अलग अलग क्लासेस में बटी हुई थी। हर क्लास के राइट्स और स्टेटस अलग होते थे। ठीक है। पैट्रिशियंस रोम के सबसे वेल्दी और पावरफुल नोबल्स थे। ये ऊंचे खानदान के लोग होते थे जिनकी समाज में बहुत इज्जत होती थी और सारी पॉलिटिकल पावर इन्हीं के पास होती थी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पैट्रिशियंस रोम के सबसे ऊंचे और अमीर वर्ग के लोग थे। उनकी मेन खासियत क्या थी? लैंड ओनरशिप। उनके पास बहुत बड़े पैमाने पर ज़मीन होती थी। वो बड़े ज़मींदार थे। ठीक है। सरकार के गवर्नमेंट पोजीशंस। सरकार के सारे बड़े और ज़रूरी पोस्ट जैसे सेनेट या काउंसिल बनना सिर्फ इन्हीं के पास होता था। ठीक है। पॉलिटिकल डोमिनेंस। पूरे राजनीति पर उनका दबदबा था। उनके बिना कोई बड़ा कानून या फैसला नहीं लिया जा सकता था। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? प्लेबियंस। ये रोम के ऑर्डिनरी सिटीजन्स या मिडिल लोअर क्लास लोग थे। इस वर्ग में आम किसान, मर्चेंट्स, क्राफ्ट पीपल और मजदूर आते थे। शुरुआत में उनके पास पैट्रिशियंस के मुकाबले बहुत कम पॉलिटिकल राइट्स थे। उन्हें बड़े सरकारी पदों पर बैठने की इजाज़त नहीं थी। समय के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी और प्रोटेस्ट किए, जिसके बाद उन्हें धीरे धीरे और ज़्यादा पॉलिटिकल राइट्स मिले। नेक्स्ट है स्लेव्स। स्लेव्स कौन थे? स्लेव्स रोमन समाज के सबसे निचले हिस्से पर आते थे। उनके पास कोई भी ह्यूमन राइट्स या सिटीजन राइट्स नहीं होते थे। वो अपने मालिक की प्रॉपर्टी माने जाते थे। ठीक है। सोर्सेज ऑफ स्लेव्स। लोग 3 मेन तरीकों से गुलाम बनते थे। फर्स्ट, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। युद्ध में पकड़े गए दुश्मन देश के सैनिक। कॉन्क्वर्ड पीपल्स। जिन इलाकों पर रोम जीत हासिल कर लेता था वहाँ के आम लोगों को भी गुलाम बना दिया जाता था। पीपल सोल्ड इनटू स्लेवरी। कुछ लोगों को उनकी गरीबी या डेप्ट की मतलब कर्ज की वजह से स्लेवरी में बेच दिया जाता था। कंडीशंस ऑफ स्लेव्स। स्लेव्स के पास नाक के बराबर अधिकार होते थे। उन्हें बहुत मुश्किल जगहों पर काम करना पड़ता था, जैसे फार्म्स, होम्स, माइंस और वर्कशॉप्स। एक्सपेंशन ऑफ रोम। इसमें बताया गया है कि एक छोटा सा शहर एक विशाल एम्पायर बना। कैसे बना? रोम ने अपनी ताकत को मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट मतलब सैन्य जीत और युद्ध के जरिए बढ़ाया। उन्होंने अलग अलग इलाकों पर आक्रमण करके उन्हें अपनी कंट्रोल में लिया। इस एक्सपेंशन की सबसे बड़ी वजह रोमन आर्मी थी। वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड थी, जिसके सामने दुश्मन टिक नहीं पाते थे। ठीक है। रोम ने एकदम से नहीं बल्कि ग्रेजुअली अपने आसपास के सारे नेबरिंग रीजन्स को जीतकर अपने अंदर मिला लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्या टॉपिक है हमारा? प्यूनिक वॉर्स। प्यूनिक वॉर्स रोम और इन किसके बीच होता था? कार्थेज के बीच होता था। कार्थेज उस समय नॉर्थ अफ्रीका के एक बहुत ही पावरफुल और अमीर एम्पायर था। ठीक है। मेन कॉज क्या था? दोनों ही एम्पायर्स मेडिटेरियन ट्रेड मतलब भूमध्य सागर के व्यापारिक रास्तों पर अपना पूरा कब्जा चाहते थे। जो भी इस ट्रेड रूट को कंट्रोल करता वो दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर देश बन जाता था। इसी वजह से, इस डोमिनेंस की वजह से दोनों के बीच टकराव हुआ। ठीक है। रिजल्ट क्या हुआ? इन युद्धों के बाद 2 बड़े परिणाम निकले। क्या निकले? रोम डिफीटेड कार्थेज। एक लंबी सीरीज ऑफ वॉर के बाद रोम ने कार्थेज को पूरी तरह हरा दिया और उनके शहर को तबाह कर दिया। स्ट्रॉन्गेस्ट पावर। कार्थेज को हराने के बाद रोम पूरे मेडिटेरियन रीजन के सबसे बड़ी और अकेली महाशक्ति मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बन गया। अब पूरे समुद्री व्यापार पर सिर्फ और सिर्फ रोम का राज होता था। ठीक है। फर्दर एक्सपेंशन। कार्थेज को हराने के बाद रोम रुका नहीं बल्कि उन्होंने कई और नए इलाकों को जीत लिया। रोम ने इन बड़े देशों और रीजन्स पर कब्जा किया। वो कौन कौन से हैं? स्पेन, ग्रीस, इजिप्ट,
गॉल जिसे आज के ज़माने में फ्रांस कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ ब्रिटेन के कुछ हिस्से, एशिया माइनर आज के टर्की वाला इलाका। ठीक है, इस बड़े एक्सपेंशन की वजह से रोम के पास बहुत सारा पैसा और रिसोर्सेज और पावर आई, वो दुनिया का सबसे अमीर एम्पायर बनने लगा। ठीक है, फिर क्राइसिस ऑफ रोमन रिपब्लिक, जैसे जैसे रोम का साइज बड़ा होता गया, देश को चलाने में कई तरह की गड़बड़ी और सेवरल प्रॉब्लम्स सामने आने लगी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो बड़े ज़मींदार थे, लार्ज लैंड ओनर्स थे, वो और ज़्यादा अमीर होते चले गए। उन्होंने युद्ध से लाए गए स्लेव्स का इस्तेमाल करके मुफ्त में खेती करवाई। लॉस ऑफ स्मॉल फार्मर्स, इस वजह से छोटे किसान अमीर ज़मींदारों का मुकाबला नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी ज़मीन खो दी। ठीक है, माइग्रेशन टू सिटीज़, अपनी ज़मीन और रोज़गार खोने के बाद बहुत से गरीब लोग काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए। इससे शहरों में भीड़ और बेरोज़गार बढ़ गए। ठीक है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, रोम के पॉलिटिशियंस और जर्नल्स के बीच ताकत हासिल करने की होड़ मच गई। हर कोई सबसे पावरफुल बनना चाहता था, जिसकी वजह से आपस में ही लड़ाइयाँ और सिविल वॉर शुरू होने लगी। ठीक है, फिर करप्शन बढ़ गया। राजनीति और गवर्नमेंट के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऑफिशियल्स और लीडर्स देश के हित के बजाय अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए काम करने लगे। सेनेट बिकम डिवाइडेड, जो रोम की सबसे पावरफुल बॉडी थी यानी द सेनेट, वो आपस में ही बट गई। अलग अलग फैक्शंस और ग्रुप्स की एक दूसरे की ताकत को कम करने में लग गए, जिससे गवर्नमेंट कमज़ोर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है मिलिट्री प्रॉब्लम। रोम के सैनिक अब रिपब्लिक के प्रति वफादार नहीं रहे। सोल्जर्स बिकेम लॉयल टू मिलिट्री जर्नल्स इंस्टेड ऑफ द रिपब्लिक, वो अपने जर्नल्स की बातें ज़्यादा मानते थे क्योंकि जर्नल्स उन्हें पैसा और ज़मीन देते थे। जब आर्मी देश के बजाय पर्सनल कमांडर्स के कंट्रोल में चली गई तो इसने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को कमज़ोर कर दिया। इस वजह से सिविल वॉर्स बढ़ गई। जूलियस कैसर रोम के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक थे। वो एक ब्रिलियंट जर्नल और पॉलिटिशियन थे। अचीवमेंट्स क्या थी उनकी? कॉन्क्वर्ड गॉल, उसने आज के फ्रांस पर पूरी तरह जीत हासिल की और उसे रोम का हिस्सा बनाया। एक्सपांडेड टेरिटरी, उसने अपनी मिलिट्री स्किल्स से रोमन टेरिटरी को बहुत बड़ा कर दिया। पॉपुलर अमंग ऑर्डिनरी पीपल, वो आम जनता के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर था क्योंकि वो उनके हक की बातें करता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है राइज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, नहीं अभी ये भी है राइज ऑफ पावर एंड फॉल। अपनी बढ़ती ताकत के दम पर उसने खुद को हमेशा के लिए डिक्टेटर घोषित कर दिया। रिपब्लिक के कई सेनेटर्स को ये डर लगने लगा कि कैसर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है और वो फिर से रोम में राजाओं के शासन लाना चाहता है। इस डर की वजह से उन्हीं के सेनेट के दोस्तों और मेंबर्स ने मिलकर एक प्लान बनाया और उनका मर्डर कर दिया। फिर राइज ऑफ अगस्टस, कैसर की मौत के बाद रोम में पूरी तरह से आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। अलग अलग लीडर्स पावर्स पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे थे। आखिरकार कैसर के अडॉप्टेड बेटे ऑक्टेवियन ने अपने सारे दुश्मनों और राइवल्स को हरा दिया। इस जीत के बाद वो रोम के सबसे ताकतवर इंसान बन गया। ठीक है, द टाइटल ऑफ अगस्टस, 27 BC में सेनेट और रोम के लोगों ने उसे सम्मान देने के लिए एक नया टाइटल दिया जिसे अगस्टस कहते हैं। इसका मतलब होता है द मैजेस्टिक या प्रतिष्ठित। फर्स्ट रोमन एम्पायर। अगस्टस टाइटल मिलने के बाद वो ऑफिशियली रोम का सबसे पहला एम्पायर बना। ठीक है, इस बदलाव के साथ ही रोम का पुराना रिपब्लिक सिस्टम हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और यहाँ से एक नया दौर की शुरुआत हुई जिसे हम द रोमन एम्पायर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पैक्स रोमाना,
एम्परर अगस्तस के शासन के शुरू होने के साथ ही रोम में एक लंबा दौर शुरू हुआ जो शांति और स्टेबिलिटी से भरा था। इस शांत और सुनहरे समय को इतिहास में पैक्स रोमाना के नाम से जाना जाता है। मीनिंग क्या है इसका? पैक्स रोमाना एक लैटिन टर्म है जिसका सीधा मतलब होता है रोमन पीस यानी रोम की शांति। ड्यूरेशन, ये शांति का दौर कोई छोटा मोटा दौर नहीं था बल्कि ये लगभग 200 साल तक चलता रहा। फीचर्स, इस 200 साल के दौर में रोम ने हर क्षेत्र में तरक्की की, जिसके मेन फीचर्स क्या है? देश में कोई बड़े सिविल वॉर्स या आपस की लड़ाइयाँ नहीं हुई थी। गवर्नमेंट बिल्कुल स्टेबल और मजबूत थी, मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, व्यापार और बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था जिसकी वजह से पूरा साम्राज्य में आर्थिक समृद्धि आई। लोग अमीर और खुशहाल होने लगे थे। ग्रोथ ऑफ ट्रेड, मेडिटेरियन सी और नए बनाए गए रास्तों की वजह से ट्रेड बहुत तेज़ी से बढ़ा। डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़, नए और बड़े शहरों का विकास हुआ। बिल्डिंग्स, रोड्स और पानी की नालियाँ बनाई गई। फिर कला, मतलब कल्चरल अचीवमेंट्स में क्या आया? आर्ट, लिटरेचर, साइंस और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ। द गोल्डन एज, इन्हीं सभी खूबियों के कारण इस पूरे टाइम पीरियड को रोमन हिस्ट्री का गोल्डन एज माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है? पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ रोमन एम्पायर। रिपब्लिक खत्म होने के बाद सारा सिस्टम बदल गया। अब एम्परर पूरे स्टेट का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान बन गया था। पावर्स ऑफ द एम्परर, एम्परर के पास अब एब्सोल्यूट कंट्रोल था जिसमें ये मेन पावर शामिल थी। कौन सी? फर्स्ट है कंट्रोल्ड द आर्मी, रोम की विशाल सेना मतलब आर्मी पर पूरा कंट्रोल सिर्फ एम्परर का होता था। वही आर्मी का सबसे बड़ा कमांडर था। अपॉइंटेड ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट को चलाने के लिए सबसे बड़े सरकारी अफसरों और अधिकारियों को एम्परर खुद अपॉइंट करता था। कलेक्टेड टैक्सेस, पूरे एम्पायर से टैक्स इकट्ठा करना और उसे कहाँ खर्च करना है ये सब उसके कंट्रोल में था। ठीक है। मेड इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, देश के सभी बड़े और महत्वपूर्ण फैसले वही लेता था, उसका फैसला आखिरी होता था। कंट्रोल्ड फॉरेन पॉलिसी, दूसरे देशों के साथ युद्ध करना है या दोस्ती, यानी फॉरेन पॉलिसी को भी वही अकेला कंट्रोल करता था। सुप्रीम अथॉरिटी, इन सभी वजहों से एम्परर के पास सुप्रीम अथॉरिटी थी, यानी उस पर कोई नहीं था, उसके ऊपर कोई नहीं था। ठीक है। रोल ऑफ द सेनेट, पुराने रिपब्लिक के ज़माने की सबसे पावरफुल संस्था यानी द सेनेट अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी, वह एग्जिस्ट करती थी। ठीक है। पावर डिक्रीज सिग्निफिकेंटली, हालांकि सेनेट अभी भी एग्जिस्ट करती थी लेकिन उसकी असली ताकत बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। अब उनके पास पुराने रिपब्लिक जैसे राइट्स नहीं बचे थे। एम्पायर्स कंट्रोल, राजनीति और देश के सारे सबसे इम्पॉर्टेंट फैसले कौन लेता था? एम्पायर लेता था, और वो खुद ही लेता था। सेनेट सिर्फ एक नाम की संस्था बनकर रह गई थी। ठीक है। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजिंग द एम्पायर, इस हेडिंग का मतलब है कि रोमन एम्पायर इतना बड़ा हो चुका था कि उसे अलग अलग प्रोविंसेस में बांटना पड़ा ताकि एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से चलाया जा सके। ठीक है। ड्यूटीज ऑफ गवर्नर्स, कलेक्ट टैक्सेस, प्रोविंस के लोगों से टैक्स इकट्ठा करना और उसे सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाना उनका मेन काम था। ठीक है। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, अपने इलाके में शांति बनाए रखना और कानून व्यवस्था को बराबर रखना। एडमिनिस्टर जस्टिस, कोर्ट और लीगल मामलों को देखना ताकि लोगों को सही न्याय मिल सके। प्रोटेक्ट रोमन इंटरेस्ट, ये देखना कि उस प्रोविंस में रोम के हितों और रोमन गवर्नमेंट के नियमों का पूरी तरह पालन हो रहा है। ये सब किसका काम था? गवर्नर्स का। ठीक है। रोमन आर्मी को पूरी दुनिया का इतिहास में सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक माना जाता है। इसके बिना रोमन एम्पायर का बनना नामुमकिन था। कैरेक्टरिस्टिक्स, हाईली ट्रेंड सोल्जर्स, इस सेना के सैनिक बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते थे। उन्हें युद्ध की नए नए टेक्निक्स और वेपन्स चलाने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती थी। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन,
रोमन आर्मी में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा सख्त था। नियम तोड़ने पर बहुत कड़ी सज़ा मिलती थी, जिसकी वजह से सारे सैनिक युद्ध के दौरान एकजुट होकर लड़ते थे। एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन। रोमन आर्मी बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड थी। इन्हें अलग अलग यूनिट्स में बांटा गया था, जिसे लेजेंड्स कहते थे। इस बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन की वजह से बैटलफील्ड पर कोऑर्डिनेशन आसान था। उनके पास एडवांस्ड वेपन्स थे। बेहतर और मॉडर्न हथियार और शील्ड्स होते थे जो उन्हें युद्ध में एडवांटेज देते थे। फंक्शंस। आर्मी के पास 3 सबसे ज़रूरी काम होते थे। क्या? डिफेंड बॉर्डर्स, अपने विशाल साम्राज्य की सीमाओं की दुश्मनों और बाहरी आक्रमणकारियों से रक्षा करना। एक्सपैंड द एम्पायर, नए नए इलाकों पर जीत हासिल करना। रोमन एम्पायर का दायरा बढ़ाना। मेंटेन पीस, साम्राज्य के अंदर किसी भी तरह के रेबिलियन को रोककर शांति बनाए रखना। रीज़न फॉर सक्सेस, इन्हीं सभी कारणों की वजह से आर्मी ही रोम की सफलता का सबसे बड़ा राज बनी। ठीक है। रोमन इकोनॉमी की असली बुनियाद एग्रीकल्चर थी। पूरे एम्पायर का सबसे बड़ा हिस्सा खाना उगाने, अनाज का ट्रेड करना और फार्मिंग पर ही निर्भर था। मेन क्रॉप्स कौन सी थी? वीट थी, बार्ले थी, ग्रेप्स थी, ऑलिव्स थे। लार्ज फार्म्स, उनको क्या कहता था? लैटिफुंडिया। एक सेकेंड। लेटिफुंडिया। एंशिएंट रोम में बहुत बड़े बड़े खेत होते थे जिन्हें लेटिफुंडिया कहा जाता था। ये बड़े अमीर जमींदारों की प्रॉपर्टी होती थी। ठीक है। स्लेव लेबर, इन बड़े खेतों पर काम करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर गुलामों की इस्तेमाल किया जाता था, जिससे अमीर लोगों को मुफ्त में बड़ा सारा अनाज मिल जाता था। ट्रेड एंड कॉमर्स। रोम के पास एक बहुत ही बड़ा और मजबूत ट्रेड नेटवर्क था जो मेडिटेरियन सी और ज़मीन के रास्तों से पूरी दुनिया से जुड़ा था। ठीक है। इम्पोर्ट्स। सिल्क फ्रॉम चाइना से सिल्क मंगवाया जाता था। स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया, परफ्यूम्स फ्रॉम अरेबिया। एक्सपोर्ट में वो क्या एक्सपोर्ट करते थे? वाइन, उनकी बेहतरीन अंगूर की शराब। ऑलिव ऑयल, मेटल गुड्स। ठीक है। फिर आ गया इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड। इस बड़े व्यापार और रोम को बहुत ज़्यादा अमीर बना दिया और इसने रोम को दुनिया के दूर दूर के इलाकों से जोड़ कर रखा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अर्बनाइजेशन। रोम वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन। रोम एक रूरल सभ्यता नहीं थी बल्कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। इसका मतलब है कि यहाँ लोग बड़े और मॉडर्न शहरों में रहते थे। साम्राज्य के एक्सपेंशन और ट्रेड का बढ़ने से पूरे एम्पायर में मैनी लार्ज सिटीज़ डेवलप्ड हुई थी। बहुत सारी लार्ज सिटीज़ डेवलप हुई थी। ये शहर बिजनेस, कल्चर और राजनीति के मेन सेंटर्स बन गए थे। इम्पॉर्टेंट सिटीज़। रोम ये पूरे साम्राज्य की राजधानी मतलब कैपिटल थी। अलेक्जेंड्रिया ये शहर इजिप्ट में स्थित था। ठीक है। एंटियोक ये शहर प्राचीन सीरिया बॉर्डर के मेन में था। ये सिल्क रोड और ईस्टर्न ट्रेड रूट्स को रोम से जोड़ने वाला एक बेहद इम्पॉर्टेंट कमर्शियल और कल्चरल गेटवे था। सीरिया जो है आज के टर्की और सीरिया बॉर्डर के पास में है। ठीक है। फीचर्स ऑफ रोमन सिटीज़। वहाँ रोड्स अच्छे थे, मार्केट्स अच्छी थी, पब्लिक बाथ अच्छा था, टेम्पल्स अच्छे थे। उस टाइम पे रोड्स कैसे थे? वहाँ पे बहुत ही मजबूत और पक्की सड़कें बनती थी। मार्केट्स, हर शहर में बड़े बाज़ार होते थे जहाँ पूरी दुनिया से लाए गए सामान बेचा जाता था। पब्लिक बाथ्स, ये बड़े बड़े पब्लिक बाथ्स मतलब वॉशरूम्स होते थे जहाँ लोग नहाने के साथ साथ अपनी आपस में मिलते जुलते और बातें करते थे। अच्छा। टेम्पल्स, रोमन देवी देवताओं के लिए बड़े और सुंदर मंदिर बनवाए जाते थे जो धार्मिक गतिविधियों के केंद्र थे। एम्फीथिएटर्स ये बड़े खुले स्टेडियम जैसे होते थे जहां जनता के मनोरंजन के लिए शोज दिखाए जाते थे। ठीक है। और पॉपुलेशन 1 मिलियन पीपल। ओके। रोम शहर अपने समय में इतना बड़ा था कि
उस अकेले शहर की आबादी 10 लाख से भी ज़्यादा थी। ये प्राचीन दुनिया का एक अनोखा रिकॉर्ड था। रोमन सोसाइटी, रोमन समाज एक हायरार्कियल ढांचे पर आधारित था। इसका मतलब है कि समाज अलग अलग ऊंचे और नीचे लेयर्स में बंटा हुआ था, जहां सबका स्टेटस फिक्स्ड था। अपर क्लास, सेनेटर्स, राजनीति चलाने वाले सदस्य जो सेनेट का हिस्सा थे। नोबल्स, ऊंचे और प्रतिष्ठित खानदान के लोग। वेल्दी लैंड ओनर्स, बड़े ज़मींदार जिनके पास बहुत सारी ज़मीन और दौलत थी। फिर आ गया मिडिल क्लास। ठीक है, मिडिल क्लास में मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन। मर्चेंट्स कौन होते हैं? बड़े व्यापारी जो दूसरे इलाकों से सामान का लेन देन करते हैं। ट्रेडर्स, छोटे और बड़े दुकानदार या लोकल व्यापारी। क्राफ्ट्समैन, कारीगर जो कपड़े, बर्तन या और कोई ज़रूरी चीज़ें बनाते हों। ठीक है, नेक्स्ट है स्लेव्स, द लोएस्ट सोशल ग्रुप। मजदूर जो शहरों में अलग अलग तरह के लेबर वर्क करते हैं। छोटे किसान जिनके पास बहुत कम ज़मीन होती थी, वो लोअर क्लास में आते हैं। मैं लोअर क्लास नहीं बताया, हाँ लोअर क्लास में ही आते हैं। ठीक है, स्लेव्स भी बता दिया, गुलाम। ठीक है, पोजीशन ऑफ वुमेन। रोमन समाज में महिलाओं की स्थिति दूसरी प्राचीन सभ्यताओं के मुकाबले बेहतर थी। उन्हें मोर फ्रीडम मिली हुई थी। राइट्स ऑफ वुमेन, कुड ओन प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी ले सकती थी। कुड मैनेज हाउस होल्ड, मैनेज हाउस। रोमन महिलाओं के पास ज़मीन, घर या कोई भी कीमती सामान अपने नाम पर रखने की कानूनन अधिकार था। उनको हाउस होल्ड्स मैनेज कर सकती थी। वो अपने घर के सारे बड़े काम काज, हिसाब किताब और फैमिली मैटर्स को अकेले संभाल सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? कुड पार्टिसिपेट इन सम बिजनेस एक्टिविटीज़। रोमन वुमेन्स के पास कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का राइट था। ठीक है, वो दुकानें चला सकती थी या छोटा मोटा कारोबार संभाल सकती थी। लिमिटेशंस, कुड नॉट वोट, महिलाओं को इलेक्शन में वोट देने का अधिकार नहीं था। कुड नॉट होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, वो किसी भी सरकारी पोस्ट या पॉलिटिकल ऑफिस पर नहीं बैठ सकती थी। पावर विद मैन, पूरी राजनीतिक ताकत सिर्फ मेंस के हाथ में होती थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? रोमन रिलीजन। रोमन लोग बहुत सारे देवी देवताओं में विश्वास रखते थे। कई सारे भगवानों को मानने की इस प्रथा को बहुदेवद कहा जाता है, पॉलीथीज्म कहा जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट रोमन गॉड्स कौन से थे? जुपिटर, किंग ऑफ गॉड्स, इन्हें सारी देवी देवताओं का राजा माना जाता था। ठीक है, मार्स, गॉड ऑफ वॉर्स, ये युद्ध के देवता थे। वीनस, गॉडेस ऑफ लव, ये प्यार और सुंदरता की देवी थी। नेपच्यून, गॉड ऑफ द सी, ये समुद्र के देवता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी की शुरुआत 1st सेंचुरी CE में हुई थी। इस धर्म के फाउंडर थे जीसस क्राइस्ट थे, मतलब यीशु मसीह जो भी नाम था। टीचिंग ऑफ जीसस, जीसस ने लोगों को आम जिंदगी जीने के 4 मुख्य नियम सिखाए थे। लव अदर्स, सभी लोगों से प्यार करो और नफरत को मिटाओ। फॉरगिव पीपल, अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो उसे माफ़ कर दो। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। ट्रीट एवरीवन इक्वली, किसी में भेदभाव मत करो, सभी को एक समान समझो। चैलेंजेस एंड ग्रोथ, शुरुआत में रोमन सरकार और वहाँ के पुराने लोग क्रिश्चियंस को पसंद नहीं करते थे। इस वजह से उन पर बहुत अत्याचार किया गया, उन्हें सजाएं दी गईं और उन्हें मारा गया। इतने अत्याचार और पाबंदियों के बाद भी ये धर्म रुका नहीं। क्रिश्चियनिटी पूरे रोमन साम्राज्य में तेज़ी से फैलती रही। बाद में ये रोम के ऑफिशियल रिलीजन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रीजंस फॉर द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। सिंपल एंड अट्रैक्टिव टीचिंग्स, इसकी टीचिंग्स बहुत सिंपल और सीधी और अट्रैक्टिव थी, जो आम लोगों को आसानी से समझ आती थी। मैसेज ऑफ इक्वालिटी एंड होप, ये धर्म सभी को इक्वल मानता था और गरीबों या
सताए गए लोगों को एक नए और अच्छे जीवन की उम्मीद देता था। सपोर्टिव क्रिश्चियन कम्युनिटीज़, क्रिश्चियंस आपस में एक परिवार की तरह रहते थे और एक दूसरे के मुश्किल समय में बहुत मदद करते थे। इफ़ेक्टिव प्रीचिंग्स बाय फॉलोअर्स, जीसस जो फॉलोअर्स थे उन्होंने बहुत लगन और असरदारी तरीके से इस धर्म का प्रचार प्रसार किया था। रिजल्ट क्या रहा फिर इसका? इन्हीं सभी वजहों से धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी के बहुत सारे फॉलोअर्स बन गए। फिर नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्स्टेंटीन एंड क्रिश्चियनिटी। एक बड़े रोमन राजा ने इस धर्म को पूरी तरह बदल दिया। एम्परर कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट ने क्रिश्चियनिटी को अपना सपोर्ट दिया उन्होंने। 1313 सीई में उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट कानूनी आदेश निकाला जिसे एडिक्ट ऑफ मिलन कहा जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ एडिक्ट ऑफ मिलन, रिलीजियस फ्रीडम, क्रिश्चियंस को अपना धर्म बिना किसी डर के मानने की पूरी आज़ादी दी। परसेक्शन एंडेड, क्रिश्चियंस पर जो सालों से अत्याचार, पकड़ धक्कड़ और सजाएं चल रही थी वो पूरी तरह ख़त्म कर दी गई। एक्सेप्टेड इन द एम्पायर, अब क्रिश्चियनिटी को पूरे रोमन साम्राज्य में एक मान्यता प्राप्त दी गई। ठीक है, फिर क्रिश्चियनिटी बिकम द ऑफिशियल रिलीजन। एम्परर कॉन्स्टेंटीन के बाद एक और बड़े साम्राज्य एम्परर ने एक बहुत बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने क्रिश्चियनिटी को पूरे रोमन एम्पायर का ऑफिशियल स्टेट रिलीजन बना दिया। इस सरकारी मान्यता के बाद क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे पूरे साम्राज्य के सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली धर्म बन गया। पुराने सभी देवी देवताओं की पूजा कम होने लगी और ये सब किसने किया था? एम्परर थियोडोसियस फर्स्ट ने किया था। ठीक है, और फिर डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर। 3rd सेंचुरी सीई के बाद से इतना विशाल रोमन एम्पायर कमज़ोर होने लगा और उसने कई तरह की बड़ी चुनौतियों और मैनी चैलेंजेस का सामना किया। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, एम्पायर का डाउनफॉल का एक बहुत बड़ा कारण वहाँ की बिगड़ती अर्थव्यवस्था थी जिसमें 3 मेन प्रॉब्लम्स आई। हाई टैक्सेस, गवर्नमेंट और सेना के बड़े खर्चों को चलाने के लिए जनता पर बहुत ज़्यादा भारी टैक्स लगाया गया। इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, चीज़ों के दाम आसमान छू रहे थे और रोमन करेंसी की कीमत गिर गई थी। डिक्लाइनिंग ट्रेड, बाहरी आक्रमणों और अंदरूनी झगड़ों की वजह से व्यापारिक रास्ते सुरक्षित नहीं रहे जिसके कारण ट्रेड बहुत कम हो गया था। बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया था, देश का पैसा ख़त्म होने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, वीक एम्परर्स। रोम के आखिरी दौर के राजा बहुत कमज़ोर, लापरवाह और बहुत वीक थे। वो इतने बड़े साम्राज्य को सही से चला ही नहीं पाए। फ्रीक्वेंट सिविल वॉर्स, पावर पर कब्जा करने के लिए अलग अलग ग्रुप और जनरल्स के बीच बार बार आपस में ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी और इससे देश अंदर से खोखला हो गया था। मिलिट्री प्रॉब्लम्स, बारबेरियन इन्वेजन, बाहरी कबीले जैसे जर्मेनिक ट्राइब्स, गोथ्स और हंस ने रोम पर लगातार हमले किए। वो रोमन टेरिटरीज को छीन रहे थे। वीकनिंग आर्मी, रोमन आर्मी के पहले जितनी डिसिप्लिन ही नहीं रही। पैसा और रिसोर्सेज ना होने की वजह से सेना कमज़ोर हो गई थी और वो दुश्मनों को रोक नहीं पाई। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, टू लार्ज टू मैनेज, रोमन एम्पायर का साइज़ इतना बड़ा हो चुका था कि उसे एक सेंट्रल जगह से इफेक्टिवली मैनेज करना या संभालना नामुमकिन हो गया था। कम्युनिकेशन और ऑर्डर्स पहुंचाने में बहुत समय लगता था। फॉल ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर। 476 सीई में एक बड़े जर्मनिक ट्राइब के लीडर ओडोएसर ने रोम पर आक्रमण किया और वहां के आखिरी वेस्टर्न रोमन एम्पायर को गद्दी से हटा दिया। इतिहास में इसी इवेंट को फॉल ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर माना जाता था है।
इसके साथ ही यूरोप में प्राचीन दौर खत्म हो गया। हालांकि पश्चिमी हिस्सा टूट गया, लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर अगले ही 100 सालों तक चलता रहा। बाद में इस बचे हुए ईस्टर्न हिस्से को बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से जाना गया। अब कंक्लूजन क्या है? रोमन रिपब्लिक और रोमन एम्पायर दुनिया के इतिहास में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल सिविलाइजेशन है वर्ल्ड हिस्ट्री में, और उनका असर आज भी दिखता है। रोम ने कई क्षेत्रों में बहुत बड़ी तरक्की की थी, जैसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, उनका राजनीतिक ढांचा बहुत मजबूत था, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, उनका प्रशासन चलाने का तरीका बहुत कुशल था, पावरफुल मिलिट्री थी, एडवांस्ड लॉज थे और इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर था। उनकी बिल्डिंग्स, रोड्स बेमिसाल थे, रिच कल्चरल ट्रेडिशन था उनका। राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी, इस साम्राज्य के दौरान क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ और वो पूरे एम्पायर में फैला। वेस्टर्न रोमन एम्पायर का ख़त्म होने के बाद भी रोम के नियम और आइडियाज़ ख़त्म नहीं हुए। उन्होंने दुनिया भर के आधुनिक सरकारों, कानून, लीगल सिस्टम्स और समाजों को प्रभावित करना जारी रखा। आखिर में बताया गया कि रोम को समझना असल में हमारी आज की आधुनिक सभ्यता की बुनियाद को समझाना है। ठीक है, खत्म। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।